नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, भोला बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हल्दार जी द्वारा लिखित आलो आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से बेबी हल्दार जी ने महिला समाज के लिए एक प्रेरणा अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करती हैं कि जीवन में हमेशा परिस्थितियाँ एक समान नहीं होती हैं। कभी अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, कभी विषम परिस्थितियाँ आती हैं। तो जो विषम परिस्थितियों का भी हमें उसी तरह से सम्मान करना चाहिए जिस तरह से हम अनुकूल परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं। ये दोनों भाव ईश्वर के द्वारा बनाए हुए भाव होते हैं और जो व्यक्ति इन दोनों भावों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है वह जीवन में काफ़ी खुश भी रहता है और साथ ही साथ आने वाली सभी परेशानियों का अपने साहस, धैर्य, धीरज इत्यादि के माध्यम से उसका मुकाबला भी करता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आलो आधारी बेबी हल्दार काफ़ी कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जिस तरह से परिस्थितियां उनके जीवन में दस्तक देती हैं और किस तरह से लाचारी और बेहोशी के भरे इस संसार में वह अपने आप को अकेला महसूस करती हैं और समाज के लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी व्यंग्य किया, छीटाकशी की, फिर भी समाज के लोगों का परवाह किए बिना वह अपने जीवन पथ पर वह अग्रसर रही, आगे बढ़ती रही। साथ ही साथ वह यह भी अपनी रचना के माध्यम से बताने का प्रयास करती है किस तरह से जो समाज होता है, समाज में अनेक विचारधारा के लोग होते हैं। यदि हम सभी लोगों की विचारधाराओं पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं अपने आप भी हम उलझते हुए चले जाएंगे। इसलिए संसार के सकारात्मक पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए, नकारात्मक पक्षों को अनदेखा करें। जब करके ही हम अपने जीवन को एक सही सुचारू रूप से अग्रसर कर पाएंगे। तो आइए देखा जाए कि बेबी हल्दार तातुस के प्रयास से और तातुस के बंधुओं के प्रयास से वह घर के काम काज तो करती हैं और जैसे घर के काम काज करने के बाद जब भी समय मिलता है तातुस और तातुस के बंधु उन्हें पढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं, अर्थात वह उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए मौका देते हैं। बेबी हल्दार के जीवन में ऐसा पहली बार होता है कि वह काम भी कर रही हैं और साथ ही साथ लोग उन्हें पढ़ने की भी आज़ादी दे रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वह उनके लिए काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली वह समय होता है कि घर में काम करने वाली जो महिला है उस महिला को किस तरह से लोग पढ़ने के लिए भी समय उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ उनके बंधुओं के द्वारा उनके बारे में हमेशा हालचाल लेना, उनकी कुशलता इत्यादि के बारे में जानना, उनके बच्चों के बारे में जानना और साथ ही साथ वे यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि वह लिख रही हैं कि नहीं। तो लिखने को तो वह कुछ भी लिख सकती हैं, लेकिन तातुस ने कहा लिखने को आप कुछ भी लिख सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन के बारे में घटित घटनाओं को ही लिखने का प्रयास करें। और बेबी हल्दार ने बड़े सहज रूप से अपने जीवन में घटित उन सभी घटनाओं को बड़े मार्मिक रूप से वह लिखती हैं और उन्हीं की उस लेखनी को वह बंगाली बंधुओं के द्वारा उसे प्रकाशित कराया जाता है और इस तरह से उनकी प्रतियां काफ़ी तेज़ी से पाठकों को पसंद भी आती हैं। और इस तरह से बेबी हल्दार को उस समय लगता है कि लिखने पढ़ने से क्या होने वाला है, लेकिन बेबी हल्दार को लोग संकेतों में कहते हैं आप लिखते तो जाओ, एक दिन देखना यही लिखावट तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और इस तरह से बेबी हल्दार लिखती जाती हैं और उन्हें क्या पता कि उनकी यह जीवन की जो यथार्थ है उसको पढ़ने के बाद लोग इतना मार्मिक होंगे, इतना भाविक होंगे। और बेबी हल्दार की जो जीवन की जो यथार्थ है उस यथार्थ को लोग जब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद लोग बहुत भावुक होते हैं और उनके उस वास्तविकता से लोग भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बेबी हल्दार ने अपने जीवन के माध्यम से अनेक जीवन में घटने वाली अनेक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को
बड़े ही सहज रूप से अपने शब्दों के माध्यम से वह इस आधारी नामक शीर्षक के माध्यम से रखने का प्रयास करती है, जिसका अर्थ होता है जीवन का संघर्ष अर्थात मेरा जीवन। आइए देखा जाए उसके बाद क्या होता है। बाबा के साथ इधर उधर काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है, मेरा भाई कैसा है, माँ कैसी है। बाबा बोले, माँ तेरी माँ, तू नहीं कुछ नहीं सुना लगता है, क्यों? तो उन्होंने जब माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तू कुछ सुना नहीं, क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे, बाबा मेरे तरफ कुछ देर तक देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं यह रोने धोने न लग पड़े, बताने से कहीं यह रोने धोने न लग पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, इसे सच में बताना ठीक होगा या नहीं। इस तरह से शायद बता ही देना चाहिए, शायद इसे बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है। अभी तो यह इसी भ्रम में है कि इसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे और बाबा यही सब सोचते हुए उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए, और जैसे मैं उन्हें बाबू करके बुलाया वह चौंक पड़े। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही, तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 माह हुए दुनिया छोड़ के चली गई। तेरी माँ नहीं है, क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक के रोती रही, और इस तरह से दादी के मर जाने की भी सूचना नहीं मिली। रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगता है कि तभी उसकी मृत्यु हो गई थी, शायद उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, मुझे कोई कुछ नहीं बताता, मुझे तो कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा बऊदी भाई कोई बहुत दूर तो नहीं थे। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता है, रिक्शे से आते तो 10 रुपया ही भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई थी, बीच में कई बार मैं भी वहाँ गई थी, लेकिन तभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास जरूर जाऊँगी, जैसे भी हो मैं एक बार माँ से मिलने जरूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी। अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़ चली गई। मुझे पता चला था कि जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा, और इस तरह से वह बाबा से कहा था उसे मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए, वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें माँ से मिलने के जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता? क्या बाबा का जाना वहाँ उचित होता? मुझे लगता कि वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए, फिर भी वह गए नहीं। और इस तरह से मेरे भाई को ऐसे घूम फिर कर लौट आना पड़ा, मेरे भाई को ऐसे घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की, मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा, और इस तरह से माँ का जो क्रियाकर्म है मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला, और मुझे तो अभी अभी इस बात की पता चली। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? बाबा ने फिर मुझसे पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया ये यहीं पास में है। तो वह बोले कि कहाँ है, थोड़ा चलो देख आऊँ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते
ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और बाहर आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था, वह नहीं आया भाई। और इस तरह से भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो, थोड़ा सा और बड़े हो जाओ, बड़े हो भाई। पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, कैसे पहले परिवेश में यानी वातावरण में थे, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई, तुम सब अब ठीक ठाक से हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है। और इस तरह से बाबा ने कहा कि बेटी अब तुम्हें ज़्यादा कष्ट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा लड़का बड़ा हो रहा है। देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा, देखना एक दिन यही तुम्हें सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, थोड़ा और कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी, इसके साथ तुम बड़े सुख शांति से रहोगी। मेरे लड़के से बाबा बोले और मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना। और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए, इतना कहते हुए मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा, बाबा हमारे यहाँ चलने लगे, तातुस उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत हो कर जाएं, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास हैं तो चिंता की बात नहीं। तातुस बोले कि जब आप जैसे लोगों के पास बेबी है तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं। तातुस जब बोले कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपके इस बेटी का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूँगा, तो उसके बदले में वह भी कहे कि जब आपके पास हमारी बेटी है तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करना लेकिन अब नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यह खूब अच्छी तरह से है। बाबा चले गए, उन्हें किसी से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख रही हूँ, किसी ने बता दिया कि मैं पढ़ भी रही हूँ। सुनकर बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तब फ़ोन कर मेरा हाल चाल पूछने लगे। और पहले वह मेरे बारे में कुछ नई खोज खबर लेते थे, लेकिन अब मेरा हाल चाल वह पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा। वह यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते, वह अपने यहाँ मुझे आने को भी कहते, और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। और लौट आ सकने की बात, मेरी जाने की इच्छा नहीं होती, मेरी जाने की भी इच्छा नहीं। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। बाबा के जाने के बाद कई दिनों तक मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख नहीं पाई। मैं इस बात को लिए काफ़ी पश्चाताप कर रही थी कि मेरी माँ मर गई, लेकिन मैं अपनी माँ को देख भी नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य की भी चिंता दिन पर दिन होने लगी कि बाबा मेरे अस्वस्थ होते जा रहे हैं, और फिर भी मैं उनके गिरते हुए स्वास्थ्य की चिंता को लिए भी काफ़ी चिंतित थी। इसी बीच जेठू शर्मिला दा की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थी। इसी समय जेठू जी और शर्मिला दा की चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थी। उसके जवाब देने की चिंता अलग से थी, उसमें जवाब उनके लिखने की भी चिंता थी। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होते थे, मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियाँ लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों की एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियाँ उठाई, फिर किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने की ओर ठीक ही कहा है कि मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होती ही होंगी, लेकिन क्या इसी में तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। इस तरह से
जेठू ने हमारे शब्दकोश को बढ़ाने के लिए शब्द विधान की जो किताब है उसको पढ़ने के लिए वह कह रहे थे। और इस तरह से तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? क्या तुम इस समय अपनी कहानी तुम्हारी सो गई है अर्थात कुछ लिख नहीं रही हो? तुम्हारे तातुस की तरह, तुम्हारे तातुस भी जैसे लग रहा सो गए हैं। 9 वर्ष में खूब लिखो, मलेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ। और 9 वर्ष नए साल में इतना लिखो और खूब लिखो, खाओ पियो, मलेश्वरी जैसा मोटी वोटी हो जाओ। यह मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जो लिख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरे को भी अच्छा लगेगा। इससे तुम्हें दूसरे को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा। और सबसे खुशी की बात यह है कि पहले की अपेक्षा अब तुम बेहतर लिख रहे हो और तुम्हें लिखने में ज़्यादा कष्ट भी नहीं हो रहे हैं। और इस तरह से आशापुर देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? आशापुर देवी जो आज के समय की सबसे जीवंत लेखिका हैं, उनकी कोई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। और अब तो तुम्हारी लिखावट मैं देखता हूँ तो बहुत मैं आनंदित होता हूँ। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। और बार बार मेरे मन से यही अंतर्मन से आवाज़ होती है कि तुम्हें मैं शाबाशी दूँ। भूलों की चिंता करने वाले तो एक भी लाइन भी नहीं लिखी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझसे बहुत गलतियां हो जाएंगी, मैं नहीं, तो इस तरह से वह एक लाइन भी नहीं लिख सकता। इसकी चिंता किए बिना लिखना होगा, बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके कहती हैं, इसके बाद जिन लोगों का काम है ये लिखना पढ़ना, उससे कुछ और सुधारने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ये लिखा जा सकता है। कहते हैं लिखने से ही लिखा जा सकता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है और यह अभिज्ञता निश्चित हो गई है। और इस तरह तुम ठीक ही कहा है, भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। कहते हैं गलतियाँ होती हैं लिखने के दौरान तो कोई बात नहीं, उसको बहुत बड़ी बात न समझे। गलतियों से ही इंसान कुछ न कुछ सीखता है। और इस तरह से जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूँ और भी लिखूँ। और इस तरह से जेठू की जितनी भी चिट्ठियाँ आती, उनके जेठू के चिट्ठियों में एक प्रेरणादायक बात होती थी। और जेठू अपनी चिट्ठियों के माध्यम से यह हमें बताने का प्रयास करते थे कि जब हम यह ठान लें, जब हम यह मान लेंगे कि हम लिखेंगे बहुत गलती होगी तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। हमें लिखना चाहिए। जब हम लिखने का काम कर रहे हैं तो एक दिन लिखते लिखते ही उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। और सुधार तभी होगा जब हम लिखने बैठेंगे। तो इस तरह से जेठू अपनी चिट्ठियों के माध्यम से हमारे अंदर लिखने की एक प्रेरणा जगाते हैं। साथ ही साथ हमें और अग्रसित करते हैं कि हम लिखने के लिए ललायित हों। और इस तरह से कभी न माने कि हम लिखेंगे तो सही होगा कि नहीं होगा, गलती हम लिख रहे हैं, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इस तरह की जब हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं आ जाएंगी तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरह से बेबी हवलदार को जो तातुस के जो बंधु हैं, जिनको उनके उम्र में 1 साल वह बड़े हैं, जिनको वह जेठू मानती हैं, ताऊ मानती हैं बेबी हवलदार, उन्होंने अपनी चिट्ठियों के माध्यम से बेबी हवलदार के लेखनी की प्रशंसा करते हैं और उसे और अग्रसर और आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर एक उत्साहवर्धन का काम करते हैं।